Students, we will continue with our topic, the emergency period which started in the year 1975. So in the previous class we had discussed about the reasons of the proclamation of emergency and its consequences. Now today we'll discuss about the lessons of the emergency. So emergency जो फेज था उससे बाद में काफ़ी lessons कंट्री को मिले और कुछ जो weaknesses थी उनको हटाया गया. So there are major three lessons that we get from the phase of emergency. So first point means that we came to know about the weakness and the strength of Indian democracy. It is noteworthy that normal democratic functioning resumed within a short span of time. Thus, it is extremely difficult to do away with democracy in India. सो इमरजेंसी फेज़ ने हमको बताया कि हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक रूट्स जो है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इतना इजी नहीं है कि कोई भी अगर टर्मोइल आता है, कोई भी इंस्टेबिलिटी क्रिएट होती है तो वी हैव दैट कैपेबिलिटी टू गेट ओवर फ्रॉम दैट. सो जो भी डेमोक्रेटिक इंस्टेबिलिटी क्रिएट हुई थी तो इट ऑल एबल टू रिज्यूम विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. तो बहुत ज़्यादा टाइम हमको नहीं लगा. सो दिस शोज द स्ट्रेंथ ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी. Now, second point is saying that the internal emergency can now be proclaimed only on the grounds of armed rebellion, and it is necessary that the advice to the president to proclaim emergency must be given in writing by union cabinet. तो एक मेजर चेंज हमने किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो बहुत मस्ट था. वो चेंज पहले क्या था, दैट only on the grounds of internal disturbance emergency can be proclaimed under the article 352. But now there's a change in the constitution after this phase of emergency. अब constitution में ये change किया गया कि not on the basis of internal disturbance. अगर emergency proclaim होनी है तो then the criteria would be only and only armed rebellion. अगर बहुत serious case है, armed rebellion है, external threat है, only then emergency can be imposed. Otherwise in बहुत नॉन सीरियस जो केसेस है उनमें इमरजेंसी नहीं लगाई जा सकती. और ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि उस समय बहुत सीरियस केस नहीं था, फिर भी इमरजेंसी प्रोक्लेम की गई ताकि फ्यूचर में कोई भी इस तरह से फिर से रिपीट ना करे. तो दिस वाज द रीज़न कि एक बहुत अच्छा चेंज हमने एक लेसन लिया और ये एक मेजर चेंज हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि वीकनेस थी, लैक्यूना था, इसको हमने अब हटा दिया. नाउ थर्ड पॉइंट इज दैट इट मेड एवरीवन मोर अवेयर ऑफ द वैल्यू ऑफ सिविल लिबर्टीज़. अब क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा था कि इमरजेंसी टाइम्स में there was violation of the fundamental rights and it was from the side of government curtailed the fundamental rights of the citizens. और प्रिवेंटिव डिटेंशंस को यूज़ किया गया, लोगों का मास अरेस्टेशन हुआ and for which people could not able to claim. So this was the reason that now the people became more aware of the value of their civil liberties. अब अवेयरनेस लेवल इंक्रीज हुई और इवन उससे रिलेटेड रूल्स भी बने कि कुछ पर्टिकुलर राइट्स हैं जो इवन इमरजेंसी टाइम में भी कर्टेल नहीं होंगे. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट द लेसन्स दैट वी गेट फ्रॉम द इमरजेंसी टाइम्स. नाउ फाइनली after the end of emergency, what happened? That after 18 months of emergency, this period you need to take care, 18 months तक emergency थी. Finally government decided that they need to hold elections. अब क्योंकि गवर्नमेंट पे भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर प्रेशर था तो अब इमरजेंसी को फाइनली गवर्नमेंट ने कहा कि अब हम इसको इमरजेंसी को बिल्कुल अब स्टॉप करेंगे और फ्रेश इलेक्शंस इंडिया में होंगे. तो दैट वाज इन द ईयर 77. तो 18 मंथ्स के बाद 77 में फाइनली दे डिसाइडेड. नाउ व्हाट हैपन कि जितने भी लीडर्स थे, एक्टिविस्ट थे, दे ऑल वर रिलीज फ्रॉम द जेल्स. अलग अलग जो जेल्स में सबको, जितने भी अपोजिशन जो लीडर्स थे सबको रिलीज़ किया गया. इमरजेंसी जैसी हटी तो सब रिलीज़ हुए. नाउ अपोजिशन पार्टी ने अब सोचा कि क्योंकि दिस इज़ अ हाई टाइम टू डिज़ोल्व द कांग्रेस गवर्नमेंट, कि कांग्रेस सिस्टम को अब हटाने का सबसे बेस्ट मौका है क्योंकि लोग बिल्कुल डिससेटिस्फाइड थे. कांग्रेस ने जिस तरह से इमरजेंसी फेज़ में जो भी अनजस्ट रूल, जो भी डोमिनेंस शो किया था, तो अब अपोजिशन को लग रहा था कि नाउ दे कैन eradicate the Congress system. So this was the reason that a new party emerged under the leadership of Jai Prakash Narayan. This new party was known as Janata Party. So अब जितनी भी अपोजिशन की जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज थी सब ने मिलकर के एक नया कोलिएशन बनाया.
तो अगेन आई एम रिपीटिंग दिस थिंग. 1967 में एसवीडी कोलिएशन, 1971 इलेक्शन में बना था आपका ग्रैंड अलायंस, और 1977 इलेक्शन में कांग्रेस के अगेंस्ट बना था जनता पार्टी. अब तो यह अलायंस नहीं है, अब इन्होंने एक फुल फ्लेज पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करी. पहले तो अलायंस था, लेकिन अब इन्होंने सभी पार्टीज को मिक्स करके एक सिंगल पार्टी बनाई, दैट इज जनता पार्टी. नाउ दिस जनता पार्टी, दिस रेज द इश्यूज ऑफ इमरजेंसी. उन्होंने जो कैंपेनिंग करी तो उन्होंने ये कहा कि जो भी इमरजेंसी में जो ह्यूमिलिएशंस लोगों को फेस करना पड़ा, जो एट्रॉसिटी फेस करनी पड़ी, तो अब इन्होंने कहा कि नाउ वी विल नाउ कंपनसेट ऑल दोज थिंग्स, और हम एक प्रॉपर रूल चलाएंगे. तो इसलिए जनता पार्टी ने बहुत अच्छा प्रॉमिस लोगों को प्रेजेंट किया, एंड दिस वाज द रीज़न दैट जनता पार्टी कुड एबल टू विन द इलेक्शन. For the very first time since independence, the Congress party was defeated in the Lok Sabha, and it could only able to win 154 seats. So Janata Party को majority of votes मिले. तो ये again it's a very important question. The first non-Congress government after independence at the central level, it was the Janata Party in the year 1977. So this is how a new non-Congress government came into existence.